खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद बड़ी साहब ज्वाइन करेंगे और मुझे ज्वाइन कर रखा है जनाब शहजाद अहमद बट साहब ने, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। एक तो ये कि पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी पहले ही शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने डेरे लगा लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि जो नई जमात बनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर ये इक़्तिदार की खींचातानी अब पहले से ही शुरू हो चुकी है। आरचंद की जरदारी साहब अपनी आँखों के इलाज के लिए दुबई तशरीफ़ ले गए हैं, मगर उनकी नज़रें पंजाब पर हैं, क्योंकि तख्त जो है पंजाब का वो फिर शायद एक ख्याल है कि वो इस्लामाबाद के तख्त तक ले जाता है। तो ये क्या मामला है, इसमें क्या जोड़ तोड़ होगा, इस पे बातें होंगी। फिर टैक्सेस के बगैर उन्होंने कहा कि नए टैक्सेस लगेंगे। मोहतरमा आयशा गौस साहिबा ने गालिबन उनकी स्टेटमेंट है कि महंगाई नहीं होगी। तो ये किस किस्म के गैर मरई टैक्स होंगे, या ऐसी कोई इन टैक्सेस की वजह से हमारी कोई आमदनी में इजाफा हो जाएगा कि जो है वो महंगाई नहीं होगी, या कि किस तरीके से इस पर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई माहिर हमारे साथ होंगे तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक तवील कैंपेन चलाई गई, और हम देखते हैं जनाब जावेद लतीफ़ साहब हों, दीगर हों, तलाल चौधरी साहब हों, तो वो बार बार यही बात कहते रहे, और उसके लिए कुछ राह हमवार भी हुई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक कानून नया बना था, इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये कुछ लोग इस पर मोतरज़ भी थे कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनने चाहिए। अगर ये पर्सन स्पेसिफिक है तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यही है कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब का 5 साल का जो है उन पे पाबंदी वो ख़त्म कर दी जाए। बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, बल्कि वो आएँ और इलेक्शन लड़ें, और सब इलेक्शन लड़ें और मैदान सजे। ये ज़रूर, ये किसी को मैदान से बाहर निकालना जो है वो मैं तो उसको नहीं मुनासिब समझता। बहरहाल ये अदालतों के फैसले हैं और अदालतों के फैसलों को हम हमेशा से मानते रहे हैं, मगर फिर भी। और इसके अलावा कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर नहीं होते तो फिर क्या सूरत हाल होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या शक्ल होगी, क्या फिर कोई आइन में तब्दीली लानी पड़ेगी। वही बड़ी वाइब्रेंट हमारी माशाल्लाह जो है इस वक्त पार्लियामेंट है, उसमें बड़े वाइब्रेंट हमारी अपोजिशन भी है राजा रियाज साहब की सूरत में। तो क्या फिर कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जिस कानून की मदद से ये एक सिलसिला आगे बढ़ सके, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो फिर हमारा आइन तो उसमें मुअत्तल ही होगा, या फिर आप आइन में कोई ना कोई तब्दीली करनी पड़ेगी। और अगर आइन में हम तब्दीली करते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी मूव किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो खैर अब शायद कोई मूव करता है या नहीं करता, ये उसकी सवाबदीद है। क्योंकि जिस तरह के हालात हुए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा कि खुद एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो पार्टी पावर में है उसने जिस तरीके का शो ऑफ पावर किया, और जो वो गुफ्तगू हुई वो तारीख कैसे है और वो आपके सामने है। तो नाज़रीन, ये कुछ खबरें हैं, मेहमान भी होंगे, एक ब्रेक है, अजान का वक्फ है, इसके बाद हम हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने बात का आगाज़ किया था, पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरक हो चुकी है। उस तरफ दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जनाब जो अलीम खान हैं वो एक यानी उम्मीदवार हैं, वो पहले भी उम्मीदवार थे और उनकी वजह से बड़ा एक सिलसिला हुआ तनाज़ात का भी पिछली सेटअप में। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। हुजूर, ये पंजाब में कुछ दिन पहले जरदारी साहब थे, आज मेरे ख्याल में वो दुबई में अपनी आँखों के इलाज के ज़िम्मन में गए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। ये पंजाब अब किधर जाएगा? एक तरफ इस्तेकाम है, पार्टी है, एक तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो है, तो मुस्लिम लीग नून रवायती तौर पर मौजूद है। तो क्या मंजर बन रहा है आने वाले दिनों में ताकत का पंजाब में? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, पहले तो आपने आइन की बात की, कानून में की बात की, जो मैं बड़े गौर से सुना था। तो आपको पता है मैं आप पे बड़ी तवज्जो रखता हूँ। पाकिस्तान में आइन और कानून तलाशे गुमशुदा है। उन्हें चंद ताकतवरों ने तकब्बर के नशे में पांव तले रोन दिया है। ना पाकिस्तान में आइन है, ना कानून है। मैं आपकी इस बात से सरहन इख्तलाफ करता हूँ। कानून है, कहाँ है अरशद शरीफ के कातल, कहाँ है इमरान खान, और कहाँ है लोग? कौन सा कानून? लेवल पे फील्डिंग मरियम नवाज को चाहिए, उसको चाहिए फिर पहले 4 दफा वजीर आजम बनाए, उसको चाहिए कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टी के नाम लगाए, और अल्लाह ना करे, वो अल्लाह ताला जिंदगी में भी ना करे, क्या उसको ये लेवल फील्डिंग चाहिए कि 2 दफा
कातलाना हमले हम नहीं चाहेंगे नवाज शरीफ पर। वो हमारे मुल्क का लीडर है। क्या 150 पर्चे हैं नवाज शरीफ पर? क्या शहबाज शरीफ पर 150 पर्चे हैं? कौन सी लेवल फील्डिंग कह रहे हैं? ये कठपुतली की तरह नचाते हैं हमें, अपने मुल्क में रहने नहीं देते ये लोगों को। ये जुल्म और जबर की इंतहा कर रहे हैं। और जहां तक रह गया कि पंजाब का क्या होगा, देखिए पार्टियां आप 50 बना रहे हैं, 300 पार्टी हैं, उनका वोटर भी तो चाहिए मेरे भाई। वोटर के बगैर क्या क्या किया किस काम की मुझे बताए। गाड़ी आपने मर्सिडीज ले ली है, 5 करोड़ की ले ली है, 5 अरब की ले ली है, उसमें पेट्रोल ही नहीं है तो वो डब्बा है। तो पार्टियां इस्तकाम पाकिस्तान हो या नाकाम पाकिस्तान, इनसे फर्क नहीं पड़ता। वोटर की तरह कल मैं इधर यूके में एक पीटीए का प्रोटेस्ट था, कादी साहब उधर चले गया, जुल्फी बहारी जो 8-10 साल उधर मौजे करता रहा इमरान खान की हुकूमत में, और जिसमें सेकंड प्राइम मिनिस्टर था शहजाद अकबर, जिसने मलक रियाज के साथ सौदेबाजी की, वो उनमें से आया ही कोई नहीं। आम 70 साल की औरत देखी मैंने, बुजुर्ग देखा मैंने, नौजवान देखा, उनके चेहरे पे मायूसी के आलम देखे। हर एक जुबान पे ये सवाल था हमारे मुल्क का क्या होगा, क्या हम पाकिस्तान जा सकेंगे, क्या हमारे बच्चे वहां महफूज है? इस एनवायरनमेंट में, इस लाकानूनियत में, इस बेआइन में आप इंसानी हकूकी पमालियां करके कादी साहब मुखालफिन को तो दबा सकते हैं, लेकिन मुल्क में अमन और इकॉनमी को तरक्की के रास्ते पे नहीं डाल सकते। खुदारा अब भी आइन की हुक्मरानी माने। ये मौजूदा हुकूमत को 14 मई को इलेक्शन कहा गया था, इलेक्शन कराए। खुद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने कहा था 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरा रास्ता तोरीने अदालत लगेगी। यूसुफ रजा गिलानी नायल हो जाता है तो क्या शहबाज शरीफ को 4 चांद लगे हुए हैं? अच्छा भट्टी साहब एक और बात, आप चूंकि लंदन में हैं, अभी टिकर भी चल रहे हैं हमारे कि जहांगीर तरीन जो इस्तेकाम पार्टी के क्या हैं पैटर्न चीफ हैं, वो लंदन में हैं, तो उनकी कोई एक्टिविटीज़ की आपको खबर है? मिल रहे हैं? ये इलाज का बता के गए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तो क्या कुछ सियासत भी हो रही है साथ साथ इलाज के? देखिए मेरी जहांगीर तरीन सबसे ज़ाती एहतराम का रिश्ता है। सियासत पाकिस्तान में हो ही नहीं। पाकिस्तान में दहशत हो रही है, पाकिस्तान में खौफ हो रहा है, पाकिस्तान में हुक्म बनवाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना नहीं जा रहा। आइन में एक मुझे आईनी अभी एतजाज ऐसा सबको लें ना, सलमान अकरम राजा को लें, और जितने आईनी माहिर, क्या 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी पाबंदी नहीं है? क्या हुए इलेक्शन? इसका मतलब मुल्क में आइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला था कि प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं मैं ये हुक्म ही नहीं मानता। तो जिस मुल्क में आइन, कानून और ह्यूमन राइट्स की वैल्यू ना हो, उधर तो सांदरी से चल रहा है। वो रिजल्ट है वो कंप्यूटर पे बन जाएगा। अगर इलेक्शन हुए, अगर हुए तो जो जीते आ जाएगा। जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातें बेशक पहले पीडीएम में 13 जमातें थी, अब इस्तेकाम पाकिस्तान करके 14 कर लो। क्या ये 14 जमातें मिलकर भी पूरे मुल्क में कैंडिडेट दे सकते हैं? मुझे आप ईमानदारी से शहजाद भट्ट साहब बताए, इन्होंने टाई भी पहनी हुई है, आज मैंने खुद देखा टाई ब्लैक रंग की पहनी। अच्छा नजर आ रही है टाई आपको? जी अपना भट्ट साहब, आपके पास ही पंजाब के हवाले से काजी साहब बात यह है कि इस्तेकाम पार्टी का वजूद तो बन गई, पार्टी बन गई, डेजिग्नेशन भी आ गए, उनके चेयरमैन, सारी सीटें आ गई, लेकिन अभी तक आप गौर करें कि इस पार्टी का जो वजूद है वो ख़तरे में है। अच्छा अब कल की मिसाल ले लें, लिया से साबिक रुकन पंजाब असम्बली लाला ताहिर रंधावा साहब, उन्होंने भी कह दिया कि ये इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गए थे, बाद उन्होंने भी छोड़ दिया है और मुस्लिम लीग नून से डायरेक्ट उन्होंने डील कर ली है। इसी तरह आप राजा रियाज की बात करें, सईद अकबर नवानी की बात करें, एक लंबी लाइन जो है मैं आपको गिनवा सकता हूँ, वो अफराद हैं जो अभी तक इसको आप किंग्स पार्टी कह लें, ये किंग्स पार्टी में अभी तक वो अफराद सामने नहीं आ सके, कोई ऐसे इलेक्टेबल नहीं आ सके जिनको अभी तक आ जाना चाहिए था, और माजी में ऐसी पार्टियों में आते थे। लेकिन इस दफ़ा जो मैं फील कर रहा हूँ कि बिल्कुल किसी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जिसमें जितनी परवाज है वो अपनी परवाज खुद कर रहा है। ठीक है। और इस पार्टी में अभी तक जो परवाज करने वाले वो नहीं आए। और यही आपके सवाल का जवाब है जो अभी आपने आरिफ साहब से पूछा था कि जहांगीर तरीन साहब लंदन क्यों गए। लंदन इसलिए गए हैं, ठीक है वो इलाज के लिए गए होंगे, मैं मानता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब भी आंखों के इलाज के लिए दुबई जरूर गए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इलाज के लिए लंदन ही गए थे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वहां पर अब सियासत पाकिस्तान की जो सियासी शतरंज की बिसात है
वो लंदन में भी लंदन में है। मैं यहीं रोकूंगा आपको। हमें ज्वाइन किया है जनाब एजाज हसन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एतजाज साहब, एक पंजाब में एक पार्टी भी बनी, फिर जो वाक़यात और जो डेवलपमेंट्स हुई वो आपने देखी, और अब तक पंजाब में जो है वो 3 पीपल्स पार्टी जो आपकी बुनियादी पार्टी है और जिसके साथ आप हमेशा से रहे, ये फरमाइए कि उसका वो पंजाब में खासी मुतहरक हुई है, तो डू यू सी एनी चांसेस फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफ़ एट ऑल इलेक्शंस होते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी, और किसके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ भी कोई इत्तेहाद की बात होगी, या क्या क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? एतजाज हसन साहब। मेरा ख्याल है जी इत्तेहाद तो किसी के साथ नहीं होगा, हो सकेगा भी, लेकिन सीट एडजस्टमेंट का कुछ अरेंजमेंट मेरा ख्याल है हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी अब मुतहर्रक होके आई तो एक अपना हिस्सा ले सकती है, जो बड़ा ज़रूरी होगा पंजाब से। अगर सिंध में एक स्वीप करके और वफाक की हुकूमत बनाने की पीपल्स पार्टी को कोई इम्कान है या इम्कान नज़र आता है, तो उसके लिए पंजाब में भी कुछ सीटें तो खासी सीटें तो लेनी पड़ेंगी, और उसके लिए सीट एडजस्टमेंट का ज़्यादा इम्कान है बनिस्बत ये कि कोई इत्तेहाद हो। अच्छा एतजाज साहब, ये फरमाइए कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, इस तरह भट्ट साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इलेक्टेबल्स इसमें नहीं गए, और इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, इसका क्या रोल होगा आगे आने वाली जो पावर स्ट्रगल है उसमें? ये जी जो बनी है ये वो ज़्यादातर इस्तेहकाम पार्टी उनसे बनी है जो इंसाफ से निकले हुए हैं या भागे हुए, तो वो इकट्ठे एक जगह बैठ भी जाएं तो वो एक मनफी शुआएं उनकी तरफ से निकलती हैं, मनफी सिग्नल भी आते हैं, कोई पॉजिटिव सिग्नल्स तो उनके नहीं आते। वो तो छोड़ के आए हैं, और छोड़ने का उनका ज़्यादा किस वजह से छोड़ा ये हमें अभी तक नहीं पता लगा कि उनको क्या कहा गया, क्या कुछ कहा गया। जो एक दरवाजे से वो जेल के बाहर आए हैं और दूसरे दरवाजे से उनको ये इम्कान था कि वापस चले जाएंगे, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से। मैं जरा आपको सवाल कर लूं अगर आप इजाजत जी भट्टी साहब, आपकी तरफ यार हूं, आप पूछिए सवाल एतजाज हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। अच्छा एतजाज साहब, माशाल्लाह आपको पता है मैं आपका शुरू से फैन हूँ। ये क्या तरीका है कि एक आदमी की 4 दफा जमानत हो तो उसे अगले केस में पकड़ ले, अगर वो बंदा तरीके इंसाफ छोड़ने की गारंटी दे दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसको पुलिस नहीं पकड़ती, इसको क्या इंसाफ के तकाजे के अहम मुताबिक कहेंगे या उसमें कुछ डील होगी? आप साहब इलाम जरा रहनुमाई करें। नहीं, ये तो आपको भी पता है क्या है। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है ज्यादा कि ये जो इन्होंने 4-5 हज़ार या 6 हज़ार गरीब गुरबा पकड़ा हुआ है, उनको ये ऑप्शन नहीं देते। ऑप्शन दे दें बेशक, कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घर जाना चाहता है तो चलो उसकी मर्जी है, पर उस गरीब आदमी को भी तो देना। उसको किसी को नहीं दी, ये लीडर्स को ये चॉइस मिली है। ये चॉइस उस बेचारे को भी दें जो दिहाड़ीदार था, जिसका सारा खानदान उस पे नसार करता था उसकी दिहाड़ी पे, वो ज्यादा हकदार है। और वो शायद वैसे भी एक अंदाज से, एक लिहाज से मासूमाना तौर पे वो चला गया वहाँ के लीडरों ने कहा चलो और चलो, या किसी गुल्लू भट्ट ने कहा चलो और उसने वो चल पड़ा है, क्योंकि गुल्लू भट्टों का भी तो यहाँ इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इतनी जब तक मैं समझता हूँ कि आईजी पंजाब से वजाहत नहीं दी जाती और आईजी पंजाब को मुअत्तल नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये कोई इंक्वायरी ठीक नहीं हो सकती। इसमें जो इदारा सबसे ज्यादा जिसकी दर्द सारी कौम को है यकीनन है, और जो सबसे ज्यादा इस मामले में हर्ट है, उसको उस इदारे के लीडरान को भी
उस इदारे के लीडरान को भी मतलब है ये अफसोस होगा, ये हैरत तज्जुब होना चाहिए कि आईजी को ट्रांसफर तक नहीं किया। मुअत्तल तो मुअत्तल है, ट्रांसफर तक नहीं किया, जबकि उसको होना चाहिए था। कम से कम ये तो होना चाहिए था उसके साथ। ये तो कभी होता ही नहीं है, ये तो कभी होता ही नहीं है कि आप पार्लियामेंट में आपका नाम है, सियासत में नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने हिम्मत भी दी है। ये बताएं, आप जैसे लोगों की वजह से हम कह रहे थे कि पाकिस्तान में आइन की शम्मा जल रही है, सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है, वो 14 मई गुजर गया। यूसुफ रजा गिलानी को तो घर भेज दिया गया, लेकिन 14 मई के बाद 1 माह हो गया है, इस मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना 3 रुकनी बेंच का ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। क्या ये हुकूमत के और अदालतों के अदारों के लाडले हैं? तो या लाडले हैं तो फिर यूसुफ रजा गिलानी का क्या कसूर था कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी से थे? नहीं, यूसुफ रजा गिलानी का तो बड़ा कसूर था। वो उस वक्त तलवार चल रही थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की, जिनको हमने बहाल तो कराया था, लेकिन वो बस अपने ही मस्त हाथी की तरह वो मन मस्ती में बहुत कुछ करते जाते थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। पर ये यूसुफ रजा के अलावा मैं तो सच्ची बात है काफी देर तक, तकरीबन आखिरी दिन तक इसमें तवक्को लगा रखूंगा उमर अता बंदयाल से। उमर अता बंदयाल एक सुलझा हुआ शरीफ आदमी है, वो जरूर नरम गुफ्तार है, लेकिन वो इस तरह मेरा नहीं ख्याल इस मामले को जाने देगा। और वो चाहे सरप्राइज दे चाहे कुछ दे, वो इस मामले को ये हिसाब चुका के ही जाएगा। मेरे जहाँ तक मैं मानता हूँ, समझता हूँ उमर अता बंदयाल को, वो ये हिसाब चुका के जाएगा। मैं गलत हो सकता हूँ, आगे मैं कहता रहा हूँ कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, पर ये ऐसी सरजमीन बेआईन बनी है, इसमें आइन के तो चीथड़े उड़ गए, उड़ा दिए गए। इसमें अगर 3-4 गुजरा और चीफ जस्टिस और अदालत के सामने खड़े हो जाए तो ये कोई तवक्को कर सकता है कि वो कहे कि जी हम मानते ही नहीं, आपको भी नहीं मानते, आपके फैसलों को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। ना बुलाता है सुप्रीम कोर्ट तो जाने को तैयार है वो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को तलब करने पे तैयार उल्टे हुए हैं। तो ये इतनी ज्यादा मतलब है दलेरी के साथ, दीदा दलेरी के साथ, दलेरी नहीं दीदा दलेरी के साथ इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आला अदालत को के साथ टक्कर देने का जरूरत तो किसी को कभी इस मुल्क में तो नहीं हुई, इस मुआशरे में, लेकिन इन्होंने की है। मेरा ख्याल है कि उमर बंदयाल इनको अभी है उसके पास 1-2 महीने, इनको जरूर वो इस बात को जाने। वो कहता भी है कि मेरा फैसला, हमारा फैसला 14 मई का खड़ा है, अभी बिल्कुल मौजूद है, ठीक, तो उससे कुछ तो निकलेगा। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं ज़रा हट के एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड आई वोंट फाइंड एनी पर्सन मोर सूटेबल देन यू टू शेड लाइट ऑन दिस। ये बिल्कुल ठीक है कि हमने इधर जो है रूल ऑफ लॉ और मार्शल लॉ की मुखालफत भी की है, और जो है वो मुक़्तदर इदारों की मुदाखलत पे जो है यहाँ पे सिविल सोसाइटी की मूवमेंट्स भी चली है। मगर मेरा सवाल ये एक आपसे दो अर्फी, एक तो ये कि अब 15 साल हो गए हैं, क्यों इन रोड्स नहीं बना सकी? सिविलियन जो स्ट्रक्चर था रियासत का, वेलफेयर स्टेट क्यों नहीं बनी? हाल तक के जो दूसरा सिविलियन इदारा है उसके सामने जाके एक गालियों का तूफान लेके चले जाते हैं। डोंट यू थिंक कि इसमें हमारा भी एक कसूर है? जब मैं हमारा कहता हूं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने आवाम के लिए डिलीवर नहीं किया, अपनी निजी जायदादें बनाते रहे, और जब एक को मार पड़ती है तो तालियां बजाते हैं, फिर जब तालियां बजाने वाले को मार पड़ती है, जिसको पहले मार पड़ी होती है वो भी तालियां बजाता है। डोंट यू थिंक वी आल्सो शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर? व्हेन आई से हम, तो हमसे मुराद ये जो सिविलियन स्ट्रक्चर है या सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है। इत्तेज़ाज़ साहब। जी कारी साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इससे ज़रा आगे बढ़ के कहता हूँ, वसी शाह का एक शेर है और उसमें मैं पहले सुनाता हूँ वो शेर, और जो मैं उसमें तरमीम करता हूँ वो भी सुना देता हूँ।
वसी शाह पूछता है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। मैं इसमें जरा सी तरमीम करता हूँ, इससे आगे जाता हूँ। जबर का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदलेगा। अगर मैं ही तैयार नहीं हूँ बदलने को, तो फिर बस जबर का मौसम क्यों बदलेगा? फिर तो इसी तरह घुड़सवार ही आएंगे और वो मामला इसी तरह ही चलता रहेगा। अब क्या कहा जा सकता है, पता नहीं भट्टी साहब को इसका ज्यादा इल्म हो। आजकल चल रही है कि जो मुझे नहीं पता इसका, मैंने ये देखा है, ये लोग अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तफ्तीश भी इस वक्त, जो 1-1.5 हज़ार 2,000 या शायद वो गवर्नमेंट तो क्लेम करती है 3-4 हज़ार कारकुन पकड़े में, उनमें तो फिर तो बड़ी मुश्किल और अफसोसनाक बात है। और आईजी से मैं फिर कहता हूँ, ये मामला तय नहीं होना, ये मामला दफन भी नहीं होना। जिंदा दरगोर होगा अगर इसको दफनाया गया, जिंदा दरगोर और जिंदा रहेगा, वो अंदर से किसी वक्त फटेगा, निकलेगा कि आईजी क्या कर रहा था, क्या कर रहा था सारा वक्त। और आईजी को क्या, मैंने कहा कि हुई ताखीर तो कुछ बायस ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। वो अनागीर कौन था? ये आईजी का आज तक ना मुअत्तल हुआ है ना ट्रांसफर हुआ है, और इल्जाम पॉलिटिकल वर्कर्स का सारा लग रहा है, जबकि लगना चाहिए कोई किसी को सरकारी एहलकारों को भी तो पूछना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ थे। एतजाज हसन साहब, अभी आपने फरमाया यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कि तलवार चल रही थी और वो बदमस्त हाथी की तरह घूम रहा था। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके जमान पाक में भी तलवार चल रही है और कोई बदमस्त हाथी जो है वो कहीं नाहल तो नहीं होने जा रहा? किस नजर से देख रहे हैं आप अपने इलाके को जहां आप रहते हैं? नहीं, वो नाहल तो मेरा ख्याल है बहुत छोटी सी बात होगी, नाहल तो वो हो ही रहा है। लेकिन ये मैंने कहा ये तो उसको लिए सबसे छोटी सजा होगी, उसके बारे में तो पता नहीं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तो वो अब क्या सूरत हाल है ये नहीं कहा जा सकता। पर जो भी इस मामले को मैं समझता हूँ देखना चाहता है, सच और हकीकत चाहता है निकले, वो इस पे देखे कि लाहौर से लेके मियाँ वाली तक और सरगोदा से मियाँ वाली जहाँ वो जहाज जलाया, बड़ा अफसोसनाक दिल दुखाने वाली बात है। लेकिन जहाज इस तरह नहीं जलते जिस तरह गत्ते की तरह जल गया। जहाज की स्किन बड़ी फायर प्रूफ होती है, बड़ी टफ होती है। ये तो किसी ने कहा है, जिस तरह वो उसने कहा ख्वाजा साद रफीक ने इस घर से निकल के, लाहौर के घर से निकलते हुए, उसने कहा इतनी आग तो कोई लगा ही नहीं सकता था, ये तो केमिकल से आग लगी है। केमिकल जी जी एतजाज साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। यू आर ऑलवेज सो काइंड फॉर गाइडिंग अस, और तारीख़ और हाल के तनाजुर में आप हमें बहुत कुछ बताते हैं। भट्टी साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब का, आपका जवाब लूँगा, फिर उसके बाद ब्रेक भी लेनी है। जल्दी से सुनाइए जी, क्या कह रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन का मुतालबा हम किसी तौर पर 1 घंटा आगे जाने के हक में नहीं है। हम चाहते हैं वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात हों, मगर ये मेरा नहीं 23 करोड़ आवाम का मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड का। अच्छा भट्टी साहब, वो कहते हैं 23 करोड़ लोगों का मुतालबा है। मुझे लगता है ज़ाती तौर पर इन तमाम लोगों ने रब्ता किया होगा जावेद लतीफ़ साहब से, क्योंकि 23 करोड़ का फिगर उन्होंने दिया है। तो क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से, और 23 करोड़ लोग जिन्होंने जावेद लतीफ़ साहब को कहा है कि इलेक्शन नहीं करवाने? हाजी साहब, आप ना कहना ना भूलिए मजे तू की जाने नार कलीदियां शाना, इनकी गुफ्तगू पे ना जाएं, इनके अमल पे जाएं। अगर 23 करोड़ आवाम इनके साथ है तो इन्हें तो एक दिन पहले इलेक्शन करा देना चाहिए, तो ये तो क्लीन स्वीप कर देंगे। अगर तरीके साहब मैटर ही नहीं करती हो भाई, तुम्हारे पास आप 23 लाख वोट बैंक शायद मुश्किल हो जाए, हो सकता है ले जाए। तो मुझे ये बताएं, आप जावेद लतीफ़ को सीरियस लेते हैं
इन्होंने नवाज शरीफ के आने की कमो बेशतर 1 दर्जन से ज्यादा तारीखें दी हैं, 1 दर्जन से ज्यादा तारीखें दी हैं। इनके कोलो फेल के तजाद में अभी आप तुराब साहब को कहे 50 इनके बयान चलाए जा सकते हैं। नवाज शरीफ मार्च में आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है, जून में आ रहा है, जुमे को आ रहा है, हफ्ते को आ रहा है, मंगल को आ रहा है। वो इनकी क्रेडिबिलिटी कोई है? तो भाई आप कह रहे हो कि हम एक दिन आगे, आप कौन होते हो? आईना आपको पाबंद करता है कि असेंबली तहरीर हो गई है तो 90 दिन में इलेक्शन हो, मुद्दत पूरी हुई है तो 60 दिन में हो। ये तो आपका कहना ही आइन की तजलील करना है, आइन को बेतुकीर करना है। इनके बारे में नवाबजादा नसूरुल्लाह खान ने कहा था, जब कोई बड़ी बड़ी छोड़ता था ना, सुनता जा शर्माता जा। इनसे कहें जवेद लतीफ साहब, मैं आपको बरतानिया दौर का जानता हूँ, आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, आपका पंप भी बड़ा अच्छा था। एक दफा आपने इन्हीं की हुकूमत थी, जुल्फकार चीमा DIG था, एक बंदे पे नजायज मंशियात मुबैना तौर पर डालने की कोशिश की, वो भी बेगुनाह हो गया। लेकिन पंजाबी कहते ना डाडे दी सत्ती भी सो गए। तो इस वक्त पाकिस्तान में डाडे दी सत्ती भी सो चल रही है, तो गरीब आदमी सो दी भी सत्ती है। जिस मुल्क में आइन और कानून बेतुकीर हो जाए, सरकारी अदारे आइन और कानून के मुताबिक फराइज अदा करने की बजाय हुक्मरानों और PDM के लिए जाती बन जाए, वहाँ के मुल्क में कौम नहीं बनती, हजूम होता है और हजूम में इंतशार होता है और इंतशार में अनारकी होती है, अनारकी में खुदा ना हादसा कौमें तरक्की नहीं करती। अच्छा भट्टी साहब, आपने ज़्यादा मुझे बात नहीं बताई थी, दूसरी तरफ चली गई। जहांगीर तरीन साहब की कोई मुलाकात हुई है वहाँ पे या अभी नहीं हुई, या अभी वो अपना चेकअप करवा रहे हैं? साहब का राब्ता हो चुका है। मैंने गुजारिश की है 13 की बजाय ये 14 पार्टियां भी मिल जाए, जितने 20 सर्वे आए हैं। आप मेरे कहने पे काजी साहब एक सर्वे करें। मैंने बताया ना, कल मैंने यूके में देखा, किसी एक ने नहीं कहा कौन लोटा छोड़ गया। उन्होंने कहा अच्छा हुआ गंद पास है, इमरान ठीक है, वो बच जाएगा, उसे कुछ होगा तो नहीं, इलेक्शन वक्त पे होंगे, हमारा मुल्क का क्या होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम वतन अजीज में जाना चाहते हैं। काजी साहब, गन पॉइंट में मुझे आज भी कर्ब महसूस होता है जब मैं सोचता हूँ 5 माह मेरे भाई अरशद शरीफ ने कैसे गुजारे होंगे। इमरान रियाज की माँ, उसकी बुजुर्ग माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे हसरत लिए आंखों में बाप के रोजाना रास्ता देखते होंगे और बाप घर ना पहुंचे, और आपको अचानक मुल्क छोड़ना पड़ जाए। काजी साहब याद रख लें, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि जालिम को अल्लाह इबरतनाक अंजाम ना दे। हाँ, वक्त का तयन उसने करना अल्लाह ने, वो इंसानों के इख्तियार में। अल्लाह पे यकीन रखते हैं और ब्रेक की तरफ जाना है। कुछ बात जो मैंने की थोड़ा सा उसको रैप अप कर दूँ 20 सेकंड में। बात यह है कि हम अपने आप को भी तो देखें। जब भट्ट साहब को कुट पड़ती है तो मैं खुश होता हूँ, जो मेरे मुकाबले के सियासतदान हैं। फिर मैं जाके कुटने वालों को कहता हूँ इन्हों कुटो है। फिर हम अपनी सोशल इदारों, फिर अब आवाम के पैसे जो इकट्ठे किए हुए हैं, जो उनके टैक्सेस से, उस पर हम ठेका फरोशी करते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 6 की वायोलेशन नहीं है। तो 15 सालों में आपने आवाम में कितनी अपनी इन रोड्स बनाई कि आज आप हमें शिकायतें करते हैं कि मैंने वो भी आके कुटता है, मैंने वो भी आके कुटता है। एक उंगली एक दूसरे की तरफ करें तो 4 अपनी तरफ भी होती हैं, ये भी सोचिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें हैं। इलेक्शन ना हुए तो क्या किसकी हुकूमत होगी, और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन से टैक्सेस होते हैं जो इतने बेज़रर होते हैं जिसके बाद महंगाई नहीं होती। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब और जनाब भट्ट साहब, थोड़ी सी मैशत की बात भी कर लेते हैं। और आयशा गौस पाशा साहिबा फरमाती हैं कि बजट में नए टैक्स शामिल किए गए हैं, लेकिन ये महंगाई नहीं करेंगे। आमतौर पर तो हमने यही देखा है कि भट्टी साहब जब टैक्सेस लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ही आमतौर पर लगती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से मुराद ये होता है कि आपका जो खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स है 17% है, या जो आप एक मिसाल के तौर पर लेते हैं, कोई चेक बुक लेते हैं तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स है, जब आप कैश निकलवाते हैं तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स है, आपने कौमी बचत में पैसे रखे। तो बुनियादी तौर पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब, जो कि बहुत जयद स्कॉलर्स में जिनका नाम आता है, वो कहते हैं कि 70 से 80% टैक्स इस मुल्क के गरीब आवाम देते हैं, और
ये कहना कि पाकिस्तान में टैक्स कोई नहीं देता, तो उसमें 1, 2, 3, 4% लोग टैक्स नहीं देते जो सुपर रिच होते हैं। आम आदमी से तो हम टैक्स ले लेते हैं और उसी से हम रियासत चलाते हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जो मैंने थोड़ी सी बात की थी। अब ये जो 80% टैक्स है, मुझे नहीं पता कि इसका कितने % आवाम पे खर्च होता है, जो आवाम की जेब से निकलता है। हम गिले बड़े करते हैं आवाम की वेलफेयर, ये आज वेलफेयर स्टेट बन सकी 15 सालों की। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर मार्शल लॉ के खिलाफ हूँ, हर गैर कानूनी चीज़ के खिलाफ हूँ, मगर ये जो हम आइन की छत्र छाया के नीचे सियासत को पेशा बना लेते हैं, ठेका जो है वो फरोशी शुरू हो जाती है। आपसे ज़्यादा किसको पता कि ठेके में से कितने पैसे ज़मीन पे लगते हैं, कितने किस किस की जेब में जाते हैं। तो फिर जमहूरियत कहाँ से मजबूत होनी है जब आपने जमहूर का ही जो है बुरकस निकाल दिया है। भट्टी साहब, भाई साहब, जमहूरियत जमहूर के बगैर मुमकिन नहीं होती। सियासत क्या कहते हैं, जमहूरियत किसको कहते हैं? अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। जब आप इलेक्शन के नताइज देखते हैं तो अवाम का दिया हुआ वोट जिस बंदे को देता है उसके लिए काउंट नहीं होता। हारा कोई होता है, जीत कोई जाता है। जो वो रह गई बात टैक्स की, तो इस मुल्क में जो आप मैचेस खरीदते हैं, एक चमची खरीदते हैं, एक आइसक्रीम खरीदते हैं, उस पे देते हैं। हाँ, टैक्स वो है जो जगह टैक्स चंद एलीट इशराफिया इस मुल्क से 90% लेते हैं कि अपने खरबों रुपए की कमाई में इनकम टैक्स पूरे नहीं देते। मैं और आप किसी होटल में एक रोटी लेते हैं तो उस पर भी वो टैक्स लेते हैं। हमारे बिजली के बिल में, जिसपे आज तक मस्जिद में भी लगा हुआ मीटर, उसके ऊपर भी टीवी का टैक्स लग जाता है। पीटीवी किसी ने देखा नहीं है। तो ये अशराफिया असल अपना टैक्स नहीं देती, ये कमीशन, अपनी सिर्फ कमीशन खानी हराम की बंद कर दे। मैं आज से कुछ अर्सा पहले तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक, आजकल वो बड़ी अहम वजारत में, उन्होंने कहा एक आदमी बाहर से इन्वेस्टर आए तो उन्होंने कहा कि हम वेस्पा की एक कंपनी मल्टीनेशनल लगाना चाहते हैं। तो उसने कहा मेरा हिस्सा कितना होएगा। फिर उन्होंने कहा कि यार आपने ये ऑरेंज ट्रेन लगा दी है, ये गरीब मुल्क है, यहाँ तो 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, आटा नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, लोगों को दवाई नहीं मिलती। वो कहते हैं कुछ सियासी फैसले करने होते हैं। तो जब काजी साहब, आपके हुक्मरान अवाम की फलाह बवेद के लिए, आपकी पार्लियामेंट जिसका काम है अवाम की सहूलत के लिए कानून साजी करना, वो ये कानून साजी करे कि BA पास भी सदर या PM बन सकता है, वो ये करे कि 2 दफा नहीं 10 दफा वजीर आजम के लिए कानून साजी करे। देखें, टैक्स कलेक्शन जब तक ऑनेस्ट अफसर नहीं लगाएंगे, जब FBR का चेयरमैन आप बड़ी अमाउंट पर यहाँ सौदेबाजी करके लगाएं, जब इस मुल्क के अरबपति अशराफिया 90% टैक्स से बाला हो, और एक गरीब आदमी एक छोटी साइकिल ले बच्चों के लिए, उस पर भी टैक्स दे। एक मजदूर जिसने रेहड़ी लगानी है, उस साइकिल पर भी टैक्स दे। तो इस मुल्क में जब तक आइन के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कानून बनाने का कोई फायदा नहीं। कानून पर इम्प्लीमेंट करने से बेहतरी आती है, बातें अच्छी। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, दीवारों पे भी लिखी होती है। अब दीवारों की पूजा तो नहीं हो सकती। हमारे हुक्मरानों के कोलो फेल का तजाद हमारी तबाही की असल वजह है। जब तक हमने सच बोलना शुरू ना किया और गलत को गलत और सच को सच ना किया, गन पॉइंट पे नहीं। अब शहजाद भट्ट साहब ने टाई पहनी है, इनका मैं गले से जोरा दबा दूं तो ये बेचारे फंस जाएंगे। यहाँ इनके पास दूसरी ऑप्शन है, मैं जोर से दबाऊं, ये गिरने लगे। दाढ़ी इन्होंने क्या इसको जो कट दिया हुआ, पता नहीं क्या समोसा कट, तो मेरे पंजे पे मुंह मार देंगे। तो पाकिस्तान में खुदा के लिए जितना कानून है इस पे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कराए। ऐसा सब ने क्या कहा था भाई, 4 घंटे आप क्यों नहीं पहुंचे? आप जो लोगों की चादर 4 दीवारी पमाल करके खवातीन को उठा रहे हो, किस कानून में लिखा है? चले काजी साहब आप मुझे बता दें, आप अपने घर में हैं, आपको कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, आप अपनी गाड़ी में कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है। यहाँ परवेज लाई की गाड़ी को जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, आईनी राड़ मार के तोड़ दिया जाता है। तो ये कौन सा कानून? तलाशे गुमशुदा उसे को पाकिस्तान में ना आए, चंद लोग उसका गला घोंट देंगे, उसे मार देंगे, उसकी कब्र को भी लावारस कर देंगे, नामालूम जगह पर उसकी कब्र ले जाएंगे। तो काजी साहब दुआ करें इस मुल्क में वो हुक्मरान आए जो अवाम के लिए सोचे। अच्छा भट्टी साहब, अभी हमने एक स्टोरी और भी करनी है, वो जो एक तूफ़ान जो बढ़ रहा था बलूचिस्तान के साहिली इलाकों और उसकी तरफ। मुमकिन है भाई, देखिए हमारे वो महर साहबजादा खान साहब तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए, मगर भट्ट साहब जब तक वो तशरीफ़ नहीं लाते, हमारा जो सवाल है, इस जमहूरियत को मजबूत करना भी तो जमहूरी लोगों का
था। और जमहूरियत कैसे मजबूत हो सकती है जब आपकी जमहूर जो है वो, हालांकि बड़ी हैरत की बात है कि 23 करोड़ लोगों ने रब्ता किया जनाब जावेद लतीफ़ साहब से, पता नहीं उनसे किसी ने रब्ता किया है या नहीं 23 करोड़ लोगों से, कि उनकी सेहत, उनका इलाज, उनकी पढ़ाई बच्चों की, उनकी छत कहाँ है। तो जब आप जमहूर इतनी कमज़ोर होगी तो और जो उस जमहूर के लीडर हैं वो दुनिया के अमीर तरीन लोग होंगे, तो फिर कहाँ की जमहूरियत है? काजी साहब सिंपल सी बात है, जो पहले बात आप कर रहे थे ना, 12 पार्टियां और 13वीं पार्टी इस्तेकाम पार्टी मिलकर भी मुकाबला कर पाएंगी ये या नहीं कर पाएंगी। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जब कोई तगड़ा मुखालिफ होता है तो ही इत्तेहाद बनते हैं ना, वरना क्या ज़रूरत है। अब आप देखें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में फट पड़े हैं ना। आप बाग का इलेक्शन देख लेना, मुश्ताक मिनास को, हमारे साफी भाई को शिकस्त हो गई है, तो मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली कह रहे हैं ना कि ठप्पे लगाए गए, धांधली की गई, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही है जब ये मामला चलते हैं। लेकिन खबर ये है इस वक्त कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जावेद लतीफ़ साहब जो फरमा रहे हैं वो अभी तक मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रही। नवाज शरीफ ने कब वतन वापस आना ये तो मेरे को मालूम नहीं, और इलेक्शन भी इस मुल्क में होता है या इसी तरह मामला आगे चलते रहते हैं। लेकिन ये जो लेवल प्लेइंग है ना, ये अभी तक मेरी इतला के मुताबिक ये नहीं किसी को मिल रही। ये एक सिलसिला ऐसे ही चलना काजी साहब। नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो आर्ग्यूमेंट मुझे कोई इतना नहीं लगता। बस ठीक है, ये किसी ने कॉइन किया है। आपको पता है आजकल क्या, एक जर्मनी के ज़माने से जो प्रोपेगेंडा एक फ़नून लतीफ़ा का हिस्सा बन गया है और लोग उसमें इस तरह से खेल करते हैं। और हम मीडिया भट्टी साहब से पूछे ना, भट्टी साहब आप बताएं ना लंदन के क्या हालात हैं। आप तो नवाज शरीफ के बड़ा करीब है, वहाँ रहते हैं, अब तो आपकी सलाम दुआ भी होगी। को खाना शाना खाया आपने हजरत के? नहीं, मैंने खाना इसलिए नहीं खाया, खदशा था कि खाने में कुछ मिला ना हो। कहते हैं कोई ऐसा खाना हो जाता है फिर 6 महीने बाद बंदा फारग हो जाता है। लेकिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेहतमंद है, अल्लाह ताला मजीद उनको तंदुरुस्ती सेहत जिंदगी दे। उस वक्त तक वो नहीं आएंगे। मुबैना तौर तक जब तक गिरफ्तार करके किसी भी केस में नहल ना किया जाएगा। ये मुबैना खबरें हैं, उनके करीबी हल्के कहते हैं कि नवाज शरीफ को यकीन हो चुका है अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अगर कोई रिजल्ट की तैयारी उनके हाथ पहले आ गई तो फिर मुमकिन है, लेकिन फिलहाल आज इस वक्त तक उनका फौरी इरादा नहीं है। हमारे एक दोस्त है मियां गफूर अराई, उनसे मिलके आए हैं नवाज शरीफ से। उनका कहना है कि नवाज शरीफ फिलहाल जाने का कोई इरादा नहीं रखते। आगे यकीनी बात है वो पार्टी मुशावरत और मुल्क की मोहब्बत से 4 साल से दूर है। उनका दिल तड़प रहा होगा, धड़क रहा होगा कि मैं अपनी आवाम में जाऊं, उनमें मिलूं गुलूं, खेलूं, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलूं, दादा साहब जाके नफल पढ़ूं। यकीनी बात है एक सियासी लीडर की नब्ज़ तो अवाम में होती है। अच्छा, लेकिन बड़ी साहब वो तो अवाम, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो हमने क्या किया अवाम के साथ, कोई भी पार्टी हो, अवाम का तो जो हाल आपने किया है वो आपके सामने है कि आप ये देख लें कि कैसी बात है कि एक पपराइज हो गया। 15 साल की जमहूरियत क्या दे के गई है? डिफ़ॉल्ट के खतरे, अल्लाह ना करे कभी हो। इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम बच गए हैं, थैंक यू वेरी मच, अगर हम बच गए हैं तो। मगर सवाल ये है कि इस 15 साल का जो दौर था अनइंटरप्टेड, इसमें आपने जमहूरियत को कितना मजबूत किया? मुझे बताएं ना। सारे जो है वो चिट लेने के चक्कर में थे, उधर से मिल जाए उधर से मिल जाए। अदब से एहतराम है वो शख्स जो पहली दफा मोहतरम इसहाक डार, माफी चाहता हूँ, इसहाक डार साहब 3 दफा वजीर खजाना रहे। जब उनकी हुकूमत थी, वजीर आजम के जहाज में वो लंदन चले गए इलाज की तरह से। 6 महीने बाद जब आए वजीर आजम आए, उस वक्त वो इश्तिहारी से मुल्ज़म थे। जब मुल्क में अदालतों के फैसलों को पांव तले रौंदा जाएगा, जब आइन चंद घरों की गुलाम बनकर उनके गोदामों में गिरवी रख लिया जाएगा, तो फिर आवाम को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। फिलहाल पूरी कौम अल्लाह से इन ज़ालिमों से निजात के नवाफल पड़े। अब वक्त आइन और कानून पर एतमाद करने के साथ साथ अल्लाह को सदा देने का आ चुका है। नहीं ठीक है बड़ी साहब, लेकिन हम तो इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हैं। हमें यकीन है कि इस सारा ये जो एक हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और अभी एक अच्छी खबर इस रीजन से आई है कि श्रीलंका ने फिर से अपना सर उठाना शुरू कर दिया और 168 आइटम जो उन्होंने बंद कर रखे थे इम्पोर्ट पे। जी बड़ी साहब, श्रीलंका का डॉलर हमसे ऊंचा है। बहरहाल छोड़े कादी साहब, पंजाबी कहते ने लुटन वाले रज रज लुटिया।
सोए तुसी भी होते सोए असी भी है पट सब भी अखा दी लाली पई दसदी है रोया मियां रोए असी भी है। भट्टी साहब, ये जमशेद दस्ती साहब कह रहे हैं कि बजट में सेहत के लिए अल्लाह शाफी, तालीम के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा और रिज़्क़ के लिए वल्लाह खैरुर राज़िकीन के वजीफे जो हैं वो बजट में लिख दिए गए हैं। इससे तमाम मामला सॉल्व हो जाएंगे। नहीं देखें, इसमें इसकी अपनी बरकत फयूज़ है। अल्लाह दुआ करे, मनो सलवा भेजे, सेहत के लिए दुआ करे। हेल्थ साहब अस्पतालों की जरूरत नहीं, लेकिन तो बजट ही नहीं रही है कि अल्लाह ताला बीमारी ही ना दे। और तीसरी आप बात क्या फरमा रहे हैं, रिज़्क़ के लिए वल्लाह खैरुर राज़िकीन इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे तो पाकिस्तान के हालात अब बेहतर होने वाले हैं। देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भट्टी साहब, क्लोजिंग करनी है, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, मगर साथ साथ भट्टी साहब मुझे क्लोजिंग करनी है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा भी है यकीनन, लेकिन ये है कि साथ में ये भी कहा गया कि इसके लिए काम भी कुछ करने हैं। ये इसके लिए हमें कुछ हाथ पांव भी मारने हैं। तो आपके मुल्क में जुल्म जितना बिक रहा है, आम है, ये हो रहा है। कहाँ कुरान में लिखा है कि अल्लाह जालिम को पसंद करता है? अल्लाह कहता है एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्लोजिंग है साहब, माफी चाहता हूँ, कल हम इस बात को दोबारा आगे बढ़ेंगे कि ये वजीफे हम जरूर करें। भट्टी साहब, ये वजीफे हम जरूर करें, लेकिन इसके साथ हमें जो अमल की तलकीन की गई है वो अमल करना है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।